नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की इस केस स्टडी को एकांत में सुनना, दिल की गहराई से सुनना, क्योंकि जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं वो इतना ज्यादा इंपैक्ट रखती थी कि 21 देशों की सरकार ने उनको अपने आप प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। एक दो नहीं, 21 देश। खास बात क्या, वो व्यक्ति कोई हथियार नहीं रखता था, उस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया था, वो व्यक्ति उग्रवादी भी नहीं था, उस पर अब तक कोई बड़ा इल्जाम भी नहीं लगा था। तो 21 देशों की सरकारें क्यों घबरा गई भाई? अजीब बात से घबराई। वो व्यक्ति प्रेम की बात करता था, वो व्यक्ति फ्री थॉट्स की बात करता था, वो व्यक्ति मेडिटेशन की बात करता था, वो व्यक्ति इंसानियत की बात करता था, वो व्यक्ति ह्यूमर की बात करता था, वो व्यक्ति जिंदगी को सेलिब्रेशन की तरह जीने की बात करता था। उस व्यक्ति का इंपैक्ट कितना ज्यादा था। अमेरिका में ओरेगॉन में पूरा एक शहर बसा दिया जिसका नाम था रजनीशपुरम। दोस्तों, कोई अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को कितना मंत्रमुग्ध कर सकता है? इतना कि उसके शिष्य उसको रोल्स रॉयस तोहफे में दे दे। और जब रजनीश चलते थे, रोल्स रॉयस उनके साथ चलती थी। जब अमेरिका उनके सही गलत से हिल गया, और सही गलत भी एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि किसी को वही चीज सही लग सकती है, किसी को गलत, किसी को समय के अनुकूल और किसी को समय से आगे। तो वो वहां छोड़कर इंडिया आए। इंडिया आने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था इंडिया मुझे कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब 21 देशों की सरकार ने एंट्री देने से इनकार कर दिया तो इंडिया आना पड़ा। इंडिया आकर उन्होंने पुणे में जब अपना आश्रम बनाया तो देखिए कितना प्रभाव होता है भक्तों पर। ग्रीक शिपिंग हेरेस, मतलब एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी की उत्तराधिकारी ने पुणे में उनका आश्रम बनवाने में जी जान लगा दी। और आज भी उस आश्रम पर एक बोर्ड लगा हुआ है। जानते हैं उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। Never born, never died. Only visited this place earth between December 11, 1931 and January 19, 1990. 59 years के लगभग की जिंदगी थी और पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। वो तो मृत्यु में यकीन नहीं करते थे। ये वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि आप बायोग्राफीज के शौकीन हैं, यदि आप फिलॉसफी के शौकीन हैं, यदि आप डीप थिंकिंग के शौकीन हैं, तो वहां पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर भी मिलेंगे, आपको वहां पर कबीर दास भी मिलेंगे। यदि आप बिजनेस और लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो 500 से ज्यादा वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप डीप कंटेंट पसंद करते हैं कि हो हल्ला? क्योंकि यदि डीप और मीनिंगफुल कंटेंट पसंद करते हैं तो हर दिन उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल आपको एक वीडियो दे सकता है। और एक बात और कह दूं, यदि आप ऑडियो के शौकीन हैं, या ऐसा कह दूं कि कुछ शोज ना ऑडियो में भी सुनने चाहिए, तो स्पॉटिफाई डाउनलोड कीजिए। हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से। और आज तो कोशिश करना इन कहानियों को ऑडियो में भी सुनो। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि ओशो इतिहास के महानतम विचारकों में से एक हैं, लेकिन ओशो का एक हिस्सा, सेक्सुअलिटी के प्रति उनकी सोच, संबंधों के प्रति उनकी सोच, वो बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई, लोगों के थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं हुई, इसलिए लोगों ने ओशो से दूरी बना ली। लेकिन जब आप उनके ग्रंथों को देखेंगे, उन्होंने महावीर पर जो लिखा, जैनिज्म पर जो लिखा, उन्होंने कृष्ण पर जो लिखा, गीता पर जो लिखा, उन्होंने बुद्ध पर जो लिखा, उन्होंने कुरान पर जो लिखा, उन्होंने दुनिया के महान विचारकों पर जो लिखा, एक जीवन काल में किसी के लिए इतना लिखना संभव है। और खास बात क्या, ओशो ने लिखा ही नहीं। ओशो ने सिर्फ स्पीच दी है और उनके स्पीचेस को रिकॉर्ड किया गया, उनको पुस्तकों में बदला गया। वो पुस्तकें दुनिया में करोड़ों कॉपीज बिकी। और उनके विचारों का प्रभाव देखिए। जब पुणे में उन्होंने अपना आश्रम खोला, उसमें साल में लगभग 30,000 विजिटर आते थे उस जमाने में, और उसमें से 70% विजिटर फॉरेन से आते थे। एक समय में पुणे की लाइफलाइन बन गया था उनका आश्रम। लेकिन सच ये, दुनिया के अधिकांश स्पिरिचुअल स्पीकर्स ओशो के एग्जाम्पल्स लेते हैं, ओशो की कहानियां लेते हैं, ओशो के विचार लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि हम ओशो से इंस्पायर्ड हैं।
Do you consider yourself a god? My God. There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. तो चलिए चलते हैं ओशो के बचपन पर। विवादित विषयों से मैं दूर रहूंगा ताकि आप परिवार के साथ इस शो को देख सकें। और यदि आप वास्तविकता में सच जानना चाहते हैं, यदि आप विपरीत व्यूज को लेने का साहस रखते हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर सब लिख दीजिए, सब बता दीजिए। तब हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में विवादों को छू सकें। वो जबलपुर के पास रायसेन में एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। और सोच के देखिए, 11 बच्चों में वो सबसे बड़े थे। 11 बच्चों का एक औसत परिवार। जब ओशो फर्स्ट ग्रेड में थे, उनकी हैंडराइटिंग मोतियों जैसी थी। क्लास में जब सारे बच्चे खेलते थे, ओशो न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, ड्राइंग पेंटिंग बनाते थे। अरे महज क्लास 6 में ओशो ने अपनी मैगजीन निकाल दी थी। और वो गाडरवारा पब्लिक लाइब्रेरी के यंगेस्ट मेंबर थे, क्योंकि वो दिन भर जाते थे, पुस्तकें पढ़ते रहते, पुस्तकें उठाकर लाते, रात भर पढ़ते। हेडेक होता, बाम सिर पे लगा लेते, सुबह उठते, जाके नदी में कूद जाते और कूद के नहा के वापस आ जाते। ये ओशो का बचपन था। आज हर माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चा जल्दी से जल्दी स्कूल चला जाए। यहां तक कि 1 साल के बच्चों के लिए भी स्कूलें पैदा हो गई। लेकिन ओशो को स्कूल भेजा गया 9 साल में, क्योंकि ओशो और ओशो का परिवार कोई भी रट्टा एजुकेशन में बिलीव नहीं करते थे। ओशो ने प्रकृति से सीखा, ओशो ने समाज से सीखा, ओशो ने हर चीज को प्रैक्टिकल करके सीखा। अनाज को खेतों से सीखा, पक्षियों को देखकर उनकी आवाजों से सीखा, पत्तियों को जंगलों में जाकर सीखा। ऐसे ओशो बड़े हुए और एकदम नेचुरली फियरलेस डेवलप हुए। तो यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या वास्तविकता में हमको अपने बच्चों को कम एज में डालना चाहिए? क्योंकि कम एज में ही हम उनको पाइप में घुसा देते हैं कि बस ऐसे ही रटो, यही सवाल आएंगे, इसका ऐसा ही जवाब होना चाहिए, और नंबर अच्छे मिले तो ही आप होशियार हो और गलत मिले तो आप बेवकूफ हो। बचपन में वैसे पाइप में डाल देने की जगह क्या खुले आकाश में विचरण करने नहीं देना चाहिए? बड़ा सवाल है। अब ओशो पहले दिन अपनी स्कूल में पहुंचे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। अब ओशो अपनी खिड़की में से बाहर एक पीपल के पेड़ को बहुत मजे से देख रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर है, उसमें पौधे हैं, उसमें कोपले उगी हुई है, उसमें पक्षी बैठ रहे हैं। और ओशो के मास्टर ने देखा। मास्टर को बहुत गुस्सा है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, खिड़की के बाहर देख रहा है। और ओशो के मास्टर की खास बात क्या थी, थोड़े सीनियर थे। उन्होंने उनके पापा को भी पढ़ाया था और चाचा को भी पढ़ाया था, वो इतने सीनियर थे। वो ओशो के पास आए और रोज उनको पनिशमेंट देने लगे। कभी उंगली के बीच में पेन पेंसिल दबा के मोड़ देंगे, कभी बोलेंगे ग्राउंड का 10 चक्कर लगाओ। ओशो का दिमाग खराब हो गया। ओशो ने बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस पेड़ को देखने का अधिकार है। ओशो पहले अपने पापा के पास पहुंचे, पापा को कंप्लेंट की। पापा ने बोला छोड़ दे यार, वो मास्टर ऐसा ही है। नहीं, ओशो स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे, ओशो पुलिस के पास पहुंच गए, ओशो स्कूल की एसोसिएशन के, स्कूल की कमेटी के हेड के पास पहुंच गए। और फाइनली ओशो ने बोला, एजुकेशनल कोड के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं, आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। अरे फर्स्ट क्लास का बच्चा वो पूरे सिस्टम को हिला दे। और फाइनली क्या हुआ, ओशो की वजह से उस टीचर को स्कूल छोड़ना पड़ा। बचपन से विचारों की आजादी, बचपन से सही के लिए लड़ने की आजादी, बचपन से सही के लिए खड़े होने की सोच, किसी से भी भिड़ जाने की सोच और किसी के भी सामने जाकर अपनी बात रखने की सोच, ये ओशो को ओशो के बचपन ने गिफ्ट किया। ओशो महज 9 साल के थे उस समय। जो शंभू दुबे उस एजुकेशन कमेटी के प्रमुख थे, उनसे ओशो की दोस्ती हो गई। अब भाई उम्र तो सोचो, ओशो 9 साल के और शंभू दुबे 50 साल के। पूरे गांव वाले माथा पकड़ लेते थे, भाई ये 9 साल और 50 साल के लोग एक साथ करते क्या है? लेकिन वो दिन भर एक साथ बिताते। और उन्होंने ओशो को यह अधिकार दिया कि तुम मेरी प्राइवेट लाइब्रेरी से जितनी चाहे बुक ले जा सकते हो। ओशो बुक ले जाते, घंटों पढ़ते, लौट के शंभू दुबे जी से उन पुस्तकों पर चर्चा करते। वहां से ओशो का इंग्लिश का ज्ञान नेक्स्ट लेवल चला गया। शंभू दुबे उसको बैठ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते, दुनिया के महान विचारकों के बारे में पढ़ाते। उससे उनकी सोच जबलपुर,
MP या भारत से बाहर निकल के वैश्विक होती चली गई। और उसके बाद शंभू दुबे घंटों उनके साथ बहस भी करते। लोगों को ये कभी हजम नहीं हुआ कि 50 साल का आदमी 9 साल के साथ क्या कर रहा है, लेकिन शंभू दुबे को पता था कि उम्र महज एक नंबर है और कम उम्र के इस बच्चे में असाधारण टैलेंट है। आज आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आप अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी देते हैं कि वो मैच्योर लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या उनके आसपास ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे हाई क्वालिटी के लोग हैं जिनसे वो कुछ सीख सकें? अरे क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी सोच का, आपके विजन का विस्तार हो सके? क्योंकि आज भी मैं यकीन से कहता हूं, हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको बिजनेस बढ़ाना है, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको लाइक माइंडेड, प्रोएक्टिव, फ्यूचरिस्टिक, विजनरी लोग मिलते हैं। वीआईपी में लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते कि डॉक्टर पाटनी से हैबिट सीख लेंगे, वो वहां पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि और 20-25 लोग क्या सोचते हैं। मेरे घर में भले लोग औसत हों, मेरी कॉलोनी में लोग औसत हों, मेरे समाज में लोग औसत हों, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम्स में आके अपने औसत के बैरियर को तोड़कर नेशनल और इंटरनेशनल जीवन जीने के तरीके और बिजनेस करने के तरीके सीखना चाहते हैं। और यही ओशो के साथ हुआ। शंभू दुबे ने ओशो को इंटरनेशनल बना दिया। ओशो की एक नानी थी, उनको ओशो से बड़ा प्रेम और ओशो को उनसे बड़ा प्रेम। ओशो उनका बहुत ध्यान रखते थे। अब नानी को कहानियां सुनने का बेदम शौक था। वो रोज ओशो से कहती, चल मेरे को एक कहानी सुना, सुबह एक कहानी सुना, शाम को एक कहानी सुना। और ओशो को नानी को कहानी सुनाने के चक्कर में पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। अब थोड़े दिन बाद पुस्तकों में से कहानी खत्म होने लग गई तो ओशो ने बोला, भाई नानी तो मानेगी नहीं। तो ओशो कहानियां मजबूरी में लिखने लग गए, अपने कैरेक्टर गढ़ने लग गए। और इसीलिए जब आप ओशो के प्रवचन सुनेंगे, स्पीचेस सुनेंगे, तो उनके स्पीचेस में मुल्ला नसरुद्दीन से लेके जाने कितने कैरेक्टर होते हैं। वो कहते हैं, मेरी नानी कहती थी, टेल मी मोर, टेल मी समथिंग न्यू, मतलब कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ। और इस चक्कर में मैं हर दिन कहानी रचता, और कहानी रचते रचते जरा सा भी मेरी कहानी स्लो होती तो नानी मुझे चिल्ला देती। तो मुझे कहानी को इंटरेस्टिंग बना के रखना पड़ता था। यदि आज मैं कथाकार हूं, यदि आज मेरे भाषणों में जादू है, तो वो सिर्फ मेरी नानी की वजह से। बड़ा सवाल, क्या आपके घर में आप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप खुद बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं? क्योंकि स्टोरीज इंस्पायर करती हैं, स्टोरीज गाइड करती है, स्टोरीज आग लगाती है, स्टोरीज काम करती है, स्टोरीज विचारों की दुनिया में ले जाती है। और कोरा ज्ञान देने से और लेसन देने से कुछ नहीं होता भाई। जब स्टोरी आती है ना, तो आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है और अपने आप उसके अंदर से लेसन निकाल लेता है। 19 साल की उम्र में हितकारिणी कॉलेज जबलपुर में ओशो का एडमिशन हुआ। और आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे, थोड़े दिन में उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। कारण क्या था? वो अपने इंस्ट्रक्टर से बहुत सवाल करते थे, और ऐसे सवाल करते थे कि इंस्ट्रक्टर की बैंडविड्थ के बाहर निकल जाते थे कि मैं इसका जवाब कैसे दूं। और इंस्ट्रक्टर कहते थे, ये जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए जी, ओशो छोड़ गए कॉलेज। उसके बाद ओशो का एडमिशन हुआ DN कॉलेज में। थोड़े ही दिन बाद कॉलेज के लोग कहते हैं, प्रभु कॉलेज मत आओ, सिर्फ एग्जाम देने आओ, हम आपको सारी अटेंडेंस दे देंगे। कारण वही था, ओशो के सवालों से लोगों में खौफ था। आज हम अपने घरों में क्या करते हैं? बच्चों के सवालों को दबाते हैं। जो बोल रहा हूं वो सुन लो, ज्यादा बात मत करो, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारी उम्र क्या है, कितना होशियार समझते हो अपने आप को। और स्कूल में टीचर भी यही कहते हैं, सवाल सिलेबस के अंदर से पूछो, जवाब सिलेबस के अंदर से दो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। और धीरे धीरे बच्चा एक फ्रेम में बंध जाता है। और सच तो यह कि वो सवाल पूछना ही भूल जाता है, सवाल पूछने की उसकी आदत खत्म हो जाती है। यहीं पर ओशो अलग थे। ओशो ने गोल्ड मेडल के साथ MA क्लियर किया। उसके बाद रायपुर में, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मेरा होम स्टेट है, वहां पर वो रायपुर संस्कृत कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में ज्वाइन कर गए। पढ़ाते पढ़ाते थोड़े ही दिन हुए थे कि एक दिन वाइस चांसलर ने उनको बुलाया और कहा, ट्रांसफर ले लो। ओशो ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो रिलीजन के बारे में सोच है, तुम्हारी जो लाइफ के बारे में सोच है, तुम्हारी जो कल्चर के बारे में सोच है, तुम्हारी जो मोरालिटी के बारे में सोच है,
उससे हमारे स्टूडेंट्स के सोचने के तरीके बदल जाएंगे, उनके मोरल वैल्यूज चेंज हो जाएगी। और ओशो को रायपुर कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। ओशो की क्रांतिकारी सोच आम आदमी तो क्या, लेक्चरर, प्रोफेसर, वीसीस के समझ के भी परे थी, क्योंकि ओशो हर स्थापित परंपरा को चैलेंज करने में यकीन करते थे। ओशो को बचपन से भरोसा था मैं खास हूं। उन्होंने अपने कई प्रवचनों में अपने पुनर्जन्म का जिक्र किया है कि पिछले जन्म में मैं तिब्बत में था और जाने क्या क्या। चलिए उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ओशो के आसपास के लोगों ने उनको यकीन दिलाया, बेटा तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। शंभू दुबे ने यकीन दिलाया, नानी जी ने यकीन दिलाया, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को ये यकीन दिलाते हैं बड़ा करने के लिए बने हो, एक दिन तुम दुनिया पे राज करोगे? या आप उनके पर कतर देते हैं, अभी ये एग्जाम पास करके दिखाओ, अरे बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, अभी पहले इतना सा काम करो। 99% घर परों को कतर के उड़ान को छोटी करते हैं, लेकिन ओशो के साथ ऐसा नहीं था। और ओशो की सोच में आ गया था, भाई मैं महान इंसान, मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो जब उन्होंने प्रवचन शुरू किए तो ये कहानी मुझे किसी प्रकाशक ने सुनाई। उन्होंने एक सेठ जी से कहा कि सेठ जी मुझे एक टेप रिकॉर्डर चाहिए और मुझे हर दिन एक कैसेट चाहिए। उस जमाने में कैसेट सब इंपोर्ट होती थी और काफ़ी महंगी होती थी, और टेप का जमाना याद करिए, वो कैसेट के अंदर से वो लंबी लंबी रील निकल जाती थी, पेचकस पकड़ पकड़ के घुमाते रहते थे, उस जमाने की बात ये। तो सेठ ने बोला ऐसा क्यों? तो ओशो ने जवाब दिया, सेठ जी एक दिन मैं बहुत महान आदमी बनूंगा और उस दिन आपकी दी हुई ये कैसेट दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगी। और ओशो की बातों में तो जादू था, वो तो मंत्र मुग्ध कर देते, हिप्नोटाइज कर देते थे। और कहते हैं ओशो ने अपने हर भाषण को रिकॉर्ड किया, इसीलिए एक लाइफ में उन्होंने इतना बोला, इतना लिखा जितना कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। और ओशो जब बचपन में कहते थे ना मैं खास हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग व्यंग करते थे, लेकिन ओशो किसी पर ध्यान नहीं देते थे। उनको अपने ऊपर अगाध भरोसा था, वो बस अपनी राह चलते चले जाते थे। और एक दिन लोगों ने देखा ओशो वाकई खास हो गए। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, मैं लोगों को पढ़ता हूं और मैं ये मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम किसी की 10 बात में से 2 बात से असहमत हैं, इस वजह से उसकी 8 अच्छी बातों को मत नकारिए। तो मैं आपसे कुछ फेवरेट कोट कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और अपने दिल के अंदर जाने देना। प्रेम बांटिए, आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते। इसका यह मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया, समझिए उस दिन आपकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद होगा, ना कोई अचरज होगा। आप सब चीज जानते हैं, इसलिए आप एक मृत जीवन जिएंगे। ये मत पूछो कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूं, क्योंकि इसी प्रश्न में सारे उत्तर छिपे। मैं तो यही कहूंगा, ओशो एक व्यक्ति नहीं है। यदि आप उनको साहित्य पढ़ेंगे आपको लगेगा ओशो एक इंस्टीट्यूशन है। और बता दूं, आप ओशो से हेट कर सकते हैं, आप ओशो से प्यार कर सकते हैं, लेकिन ओशो एक ऐसी हस्ती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज का ये शो देखने के बाद हो सकता है आपके जीने का तरीका बदले, व्यवहार करने का तरीका बदले। और यदि ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट करना, मैं भी हिम्मत जुटा के विवाद वाले पार्ट में आऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।